कहानी की शुरुआत एक बड़े अमेरिकन फुटबॉल मैच से होती है। वीआईपी लाउंज में निकी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा मैच देख रहा होता है, लेकिन उसकी नजर मैदान से ज्यादा दर्शकों पर रहती है। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो अपनी सीट से उठकर बाहर जाने लगती है। उसे देखकर निकी के दिमाग में एक मजेदार खेल आता है। वह जेस से कहता है कि देखते हैं उस लड़की के जाने पर कितने लोग पीछे मुड़कर उसे देखते हैं। पास बैठा ली युआन भी इस खेल में शामिल हो जाता है। सभी लोग छोटी सी रकम लगाकर अनुमान लगाते हैं। कुछ ही देर बाद लड़की वहां से निकल जाती है और गिनती पूरी होने पर पता चलता है कि कुल 7 लोगों ने उसे मुड़कर देखा था। सबसे सटीक अनुमान जेस का निकलता है और वह जीत जाती है। ली युआन बिना किसी बहस के पैसे दे देता है। इसके बाद वह एक और शर्त लगाने का प्रस्ताव रखता है। अब सवाल ये होता है कि मैच में अगला फाउल किस टीम द्वारा किया जाएगा। जेस इस बार हिस्सा लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे खेल की ज्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन निकी आत्मविश्वास के साथ बड़ी रकम की शर्त लगा देता है। सीटी बजते ही रेफरी फाउल घोषित करता है और निकी का अनुमान सही साबित होता है। वह जीतकर पैसे अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन ली युआन यहीं रुकने वाला नहीं था। वह अगली शर्त का प्रस्ताव देता है। इस बार सवाल होता है कि खिलाड़ी गेंद को पास करेगा या खुद दौड़ेगा। निकी पास का चुनाव करता है जबकि ली युआन दौड़ने का। खेल शुरू होते ही खिलाड़ी गेंद लेकर दौड़ पड़ता है। निकी शर्त हार जाता है। वह मामला खत्म करना चाहता है, लेकिन ली युआन उसे लगातार उकसाता रहता है। अगली कुछ शर्तों में भी किस्मत निकी का साथ नहीं देती। एक के बाद एक हारते हुए उसकी रकम लगातार कम होती जाती है। जेस उसे बार बार रुकने के लिए कहती है, लेकिन अब उसके फैसलों पर गुस्सा और अहंकार हावी हो चुका होता है। हर नई शर्त पिछली से बड़ी होती जाती है। हार का सिलसिला जारी रहता है और देखते ही देखते निकी भारी रकम गंवा देता है। माहौल अब मजाक से निकलकर गंभीर हो चुका था। आखिरकार निकी अपनी बची हुई सारी रकम दांव पर लगाने का फैसला करता है। इस बार नतीजा ताश के पत्तों से तय होना था। लगातार जीत की वजह से ली युआन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। वह एक पत्ता निकालता है। उसके हाथ में क्लब का 5 आता है। अब निकी को जीतने के लिए सिर्फ 5 से बड़ा कोई भी पत्ता चाहिए था। संभावना पूरी तरह उसके पक्ष में दिखाई दे रही थी। निकी मुस्कुराते हुए अपना पत्ता पलटता है, लेकिन सामने आता है हार्ट का 3। यह देखते ही जेस स्तब्ध रह जाती है। कुछ समय पहले जो खेल मामूली रकम से शुरू हुआ था, अब वह निकी को करोड़ों के नुकसान तक पहुंचा चुका था। हार के बाद निकी चुपचाप वहां से जाने लगता है, लेकिन ली युआन उसे रोककर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी निकी अचानक पलटता है और एक नई शर्त का प्रस्ताव रखता है। इस बार नियम बिल्कुल अलग थे। निकी कहता है कि ली युआन दूरबीन से मैदान में मौजूद किसी भी खिलाड़ी को चुन सकता है। अगर वह खिलाड़ी का जर्सी नंबर सही बता दे तो जीत उसकी होगी। यह सुनकर ली युआन भी हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि ऐसा अनुमान लगाना लगभग असंभव है। शक दूर करने के लिए निकी कहता है कि नंबर 1 नहीं बल्कि जेस बताएगी। जेस यह सुनकर गुस्से में आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि हजारों खिलाड़ियों और नंबरों के बीच वह सही जवाब कैसे दे सकती है। वह वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन ली युआन के गार्ड उसे रोक लेते हैं। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। निकी उसे शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि मैदान को ध्यान से देखो और जो नंबर तुम्हें सबसे ज्यादा अपना लगे वही बोल देना। ली युआन दूरबीन उठाकर मैदान में एक खिलाड़ी चुन लेता है। अब सबकी निगाहें जेस पर टिक जाती हैं। जेस दूरबीन से पूरे मैदान को ध्यान से देखने लगती है। चारों तरफ अलग अलग जर्सी नंबर दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में होने वाला फैसला इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। तभी उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी और उसे निक्की की बात याद आ गई। वही नंबर चुनना जो तुम्हें अपना सा लगे। उनके दोस्त फरहाद की जर्सी पर 55 नंबर लिखा था। जेस ने तुरंत जवाब दिया 55, और हैरानी की बात यह थी कि जवाब बिल्कुल सही निकला। ली युआन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वहीं जेस भी सोचने लगी कि निक्की को पहले से कैसे पता था कि ली युआन यही नंबर चुनेगा, लेकिन अब यह सवाल मायने नहीं रखता था क्योंकि वे शर्त जीत चुके थे। दोनों ने मिलकर $1 मिलियन का मुनाफा कमाया और अपना सारा नुकसान भी वसूल कर लिया। स्टेडियम से बाहर निकलते समय उनके हाथों में नकदी से भरे बैग थे। कार में बैठने के बाद निक्की ने पूरा राज खोला। असल में यह पूरा खेल पहले से तैयार किया गया था। निक्की और उसकी टीम काफी समय से ली युआन पर नजर रखे हुए थे। वह हाई सोसाइटी में अपनी जुए की लत के लिए बदनाम था और किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। योजना के अनुसार जैसे ही ली युआन होटल से बाहर निकला, उसके दिमाग में 55 नंबर बैठाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। सिक्योरिटी गार्ड के बैज पर 55 लिखा था। रास्ते में लगे कई बोर्ड्स पर भी यही नंबर दिखाई देता रहा।
सिर्फ दिखाया ही नहीं गया बल्कि सुनाया भी गया। स्टेडियम जाते समय उसकी कार में ऐसा गाना चलाया गया जिसमें 55 नंबर बार बार दोहराया जा रहा था। लगातार यह नंबर सुनने से उसका ध्यान अनजाने में उसी ओर केंद्रित हो गया। इसके अलावा उसे फरहाद की तस्वीर भी दिखाई गई थी जिससे उसके दिमाग में 55 नंबर की एक मजबूत विजुअल मेमोरी बन गई। यही वजह थी कि जब उसने दूरबीन से भीड़ को देखा तो उसका दिमाग सीधे 55 नंबर पर गया। दूसरी ओर जैस को पहले से कुछ भी नहीं बताया गया था, इसलिए उसके हाव भाव पूरी तरह स्वाभाविक रहे और किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। निक्की की योजना पूरी तरह सफल रही। इसके बाद कहानी कुछ दिन पीछे चली जाती है। कुछ दिन पहले निक्की एक कमरे में आराम से लेटा हुआ था। उसके बगल में जैस बैठी थी और एक आदमी उसकी कनपटी पर बंदूक ताने खड़ा था। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन निक्की के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वह शांत आवाज में बोला, मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला दो। उसकी बेफिक्र प्रतिक्रिया देखकर बंदूकधारी समझ गया कि सामने वाला कोई साधारण इंसान नहीं है और उसका अंदाजा सही था। निक्की एक बेहद चालाक ठग था जो लोगों को बिना एहसास कराए अपना शिकार बना लेता था। जैस ने उसे जाल में फंसाकर उस कमरे तक पहुंचाया था, लेकिन निक्की ने उसके अंदर छिपी प्रतिभा पहचान ली। आदमी के जाने के बाद उसने जैस से कहा, तुम्हारे पास लोगों को भ्रमित करने की जन्मजात कला है, अगर इसे सही दिशा मिल जाए तो तुम आराम की जिंदगी जी सकती हो। निक्की ने बताया कि धोखाधड़ी उसका पारिवारिक पेशा था। उसके पिता, दादा और उनसे पहले की पीढ़ियां भी इसी काम में माहिर थी। जैस ने तुरंत उससे सीखने की इच्छा जताई और कुछ पैसे उसकी ओर बढ़ा दिए। निक्की मान गया, लेकिन जाते जाते उसने एक छोटा सा प्रदर्शन भी कर दिया। पहले उसने जैस की अंगूठी गायब कर दी। जब तक वह समझ पाती उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी और जब उसने घड़ी को अपने बैग में रखा तब तक उसका बटुआ भी निक्की के हाथों में पहुंच चुका था। निक्की मुस्कुराते हुए बोला, सही समय, तेज हाथ और थोड़ा सा स्टाइल, बस यही इस खेल का राज है। कुछ महीनों बाद जैस ने न्यू ऑर्लियंस में निक्की को ढूंढ निकाला जहां वह अपनी नई टीम तैयार कर रहा था। उनकी मुलाकात दरअसल एक परीक्षा थी। निक्की यह देखना चाहता था कि जैस उसकी टीम का हिस्सा बनने के योग्य है या नहीं। जैस ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसका पहला फील्ड टेस्ट एक मेले में हुआ। हाथ में नक्शा लेकर वह लोगों से रास्ता पूछती और उनका ध्यान भटकाती। उसी दौरान उसका साथी चुपचाप उनकी कीमती चीजें गायब कर देता। टीम का एक सदस्य जानबूझकर लोगों से टकराता और जैस उनके बटुए निकाल लेती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वह बिना किसी शक के लोगों के बैगों से सामान निकालने लगी। हर काम इतनी सफाई से होता कि किसी को भनक तक नहीं लगती। दूर एक इमारत से निक्की यह सब देख रहा था। कुछ समय बाद उसने टीम को पीछे हटने का आदेश दिया। अब जैस को अकेले काम करना था। उसने लगातार कई महंगी चीजें हासिल की और हर सफल कदम के साथ निक्की का भरोसा उस पर बढ़ता गया। इसके बाद उसे एक और बड़े ऑपरेशन में शामिल किया गया। यह एक हाईटेक धोखाधड़ी थी। खास लेंस की मदद से खिलाड़ी दूसरे लोगों के कार्ड देख सकते थे और खेल में बढ़त हासिल कर लेते थे। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने का भी एक जटिल नेटवर्क था। कार्ड की जानकारी गुप्त रूप से कॉपी की जाती और फिर कार्ड वापस मालिक की जेब में रख दिया जाता। जब तक लोगों को पता चलता उनका पैसा गायब हो चुका होता। टीम ने एक नकली एटीएम भी तैयार किया था। जो भी व्यक्ति उससे पैसे निकालता उसका पिन और अन्य जानकारी गुप्त रूप से रिकॉर्ड हो जाती। बाद में टीम उस मशीन को हटाकर सारा डेटा हासिल कर लेती। चुराई गई जानकारियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता और फिर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता। निक्की और उसकी टीम अब छोटे मोटे ठग नहीं रहे थे। वे एक बेहद संगठित और खतरनाक कॉन ऑपरेशन चला रहे थे जहां हर कदम पहले से योजना के अनुसार तय होता था। एक दिन जैस की नजर एक खूबसूरत नेकलेस पर पड़ी। उसने उसे पहन लिया, लेकिन निक्की ने तुरंत उसे उतारने के लिए कहा। निक्की ने साफ शब्दों में समझाया कि इस ऑपरेशन में खरीदी गई हर चीज बेचने के लिए है, किसी के निजी इस्तेमाल के लिए नहीं। जेस पहली बार इतने बड़े स्तर की ठगी का हिस्सा बनी थी। चारों तरफ फैले महंगे सामान को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह खेल उसकी कल्पना से कहीं बड़ा था। अगले दिन जेस और फरहाद एक अमीर इलाके में पहुंचे। उनका काम सिर्फ एक नाटक करना था। अचानक फरहाद सड़क पर गिर पड़ा और जेस मदद के लिए चिल्लाने लगी। आसपास के लोग उनकी ओर दौड़े, जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर टीम के बाकी सदस्य अपना काम कर चुके थे। मिशन पूरा होने के बाद सभी लोग एक एम्बुलेंस में छिपकर वहां से निकल गए। उस रात पूरी टीम ने जश्न मनाया। सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने 1.2 मिलियन डॉलर कमा ली थे। अगले दिन सभी सदस्य अलग अलग रास्तों पर निकलने की तैयारी करने लगे। सारे दस्तावेज नष्ट कर दिए गए और निक्की ने भरोसा दिलाया कि कुछ दिनों में सबका हिस्सा उनके खातों में पहुंच जाएगा। लेकिन टीम के पुराने सदस्य जानते थे कि निक्की का एक आखिरी खेल
अभी बाकी है। अगली सुबह निकी जेस को स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में ले गया। वहां उसने अपने हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे कुछ ही मिनटों में लाखों डॉलर कमाए जा सकते थे। इस दौरान जेस निकी से प्यार करने लगी थी। उसे लगता था कि वह निकी के लिए खास है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। निकी ने उसे सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। जब सब खत्म हुआ, निकी ने जेस को $80,000 दिए और अलविदा कह दिया। जेस की आंखों में आंसू थे, उसका दिल टूट चुका था। उसे महसूस हुआ कि इतने बड़े खेल में उसका हिस्सा बहुत छोटा था। उस पल उसने निकी का असली चेहरा देख लिया। करीब 3 साल बाद एक रेसिंग ट्रैक के सर्विस स्टेशन पर निकी फिर दिखाई देता है। इस बार उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी किस्मत और पैसे दोनों खत्म होने लगे हैं। दोपहर के समय उसकी मुलाकात जॉर्ज से हुई, जो एक रेसिंग टीम का मालिक था। जॉर्ज की टीम ने EXR नाम का एक नया एल्गोरिदम तैयार किया था, लेकिन वह अपनी जीत की संभावना और बढ़ाना चाहता था। इसी काम के लिए उसने निकी को हायर किया। योजना बेहद आसान थी। निकी टीम का मुख्य इंजीनियर बनकर सामने आएगा। फिर जॉर्ज और निकी के बीच एक नकली झगड़ा कराया जाएगा ताकि प्रतिद्वंद्वी टीमों को लगे कि निकी अब उनके खिलाफ काम कर रहा है। इसके बाद निकी EXR का नकली वर्जन बेच देगा, जबकि जॉर्ज की टीम असली सिस्टम का इस्तेमाल करके रेस जीत लेगी। इस काम के लिए निकी को €1 मिलियन मिलने वाले थे और नकली सिस्टम बेचकर जो रकम आएगी वह अलग। निकी को यह मिशन बेहद आसान लगा, लेकिन जॉर्ज का वफादार बटलर उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। उसने सीधे चेतावनी दी कि अगर कोई चालाकी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी शाम निकी एक भव्य पार्टी में पहुंचा। योजना के मुताबिक उसे और जॉर्ज को सबके सामने झगड़ा करना था, लेकिन तभी सीढ़ियों से उतरती एक महिला ने उसकी दुनिया बदल दी। वह जेस थी। लाल ड्रेस में सजी जेस सीधे जॉर्ज के पास गई और उसे गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर निकी का चेहरा बदल गया। 3 साल बाद जेस को किसी और के साथ देखकर उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा बाहर आने लगा। जेस शांत भाव से उसके पास आई और कहा कि वह अब पहले वाली जेस नहीं रही। उसने ठगी की दुनिया छोड़ दी है। उसने यह भी कहा कि जॉर्ज को उनके पुराने रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता और बेहतर होगा कि ऐसा ही रहे। यह सुनकर निकी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक ही घूंट में अपना ड्रिंक खत्म कर दिया। जो झगड़ा पहले सिर्फ दिखावा होने वाला था, अब सच बन चुका था। दोनों के बीच हुई बहस ने प्रतिद्वंद्वी टीम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा योजना में तय किया गया था। कुछ देर बाद सिक्योरिटी ने निकी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन वह अपना असली मकसद पूरा कर चुका था। अगली सुबह उसकी मुलाकात प्रतिद्वंद्वी रेसिंग टीम के मालिक से हुई। निकी ने सीधे कहा कि वह EXR सिस्टम बेच सकता है। कीमत होगी €3 मिलियन। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लिया गया। सिस्टम को ट्रैक पर टेस्ट किया गया और परिणाम देखकर सभी प्रभावित हो गए। निकी ने वादा किया कि पूरा सॉफ्टवेयर 48 घंटों के भीतर सौंप दिया जाएगा। इधर जेस की मुलाकात फरहाद से हुई। फरहाद को निकी ने ही भेजा था। उसने जेस को बताया कि 3 साल पहले निकी के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फरहाद ने यह भी कहा कि निकी आज भी उससे प्यार करता है। फिर उसने जेस को एक छोटा सा डिब्बा दिया। उसके अंदर वही नेकलेस था जिसे जेस ने वर्षों पहले पसंद किया था। नेकलेस असली था या नकली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे देखते ही जेस के दिल की दीवारें टूटने लगी। उसने कहा कि वह निकी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, क्योंकि उसके दिल में आज भी निकी के लिए भावनाएं बाकी थी। डील वाले दिन निकी मैकलारेन टीम के मालिक से मिलने पहुंचा और उसे EXR सॉफ्टवेयर सौंप दिया। बदले में उसे €30 लाख से भरा एक ब्रीफकेस मिला, लेकिन निकी सिर्फ एक सौदे पर भरोसा करने वालों में से नहीं था। उसने उसी सॉफ्टवेयर की कॉपी बाकी सभी रेसिंग टीमों को भी बेच दी। हर हैंडशेक के साथ उसके खाते में लाखों यूरो जुड़ते गए। रेस शुरू होने तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सभी टीमों के पास एक ही सिस्टम मौजूद है। उसी रात निकी ने जेस को मैसेज भेजा कि अगर वह समय पर पहुंच जाए तो दोनों हमेशा के लिए यहाँ से निकल सकते हैं। निकी इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। जब उसने उम्मीद छोड़ दी और जाने लगा, तभी जेस वहां पहुंच गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। यही वही शख्स था जिसने मैकलारेन टीम की तरफ से निकी को पैसे दिए थे। असल में वह जॉर्ज का आदमी था और उसे सच्चाई का पता चल चुका था। उसे मालूम हो गया था कि निकी ने नकली नहीं बल्कि असली सॉफ्टवेयर चुराकर बेचा है। कुछ ही देर बाद उसने रेसिंग कार से जानबूझकर निकी की कार को टक्कर मार दी। भयानक हादसे के बाद निकी और जेस दोनों पकड़ ली गए। उन्हें बांधकर जॉर्ज के सामने लाया गया और उनके द्वारा कमाया गया सारा पैसा वहीं रख दिया गया। जॉर्ज गुस्से से आग बबूला था।
उसने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में करोड़ों यूरो खर्च किए थे और अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सबसे बड़ी बात, वह अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि निकी ने असली सॉफ्टवेयर चुराया कैसे। जब निकी चुप रहा तो जॉर्ज ने जेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यह देखकर निकी टूट गया और उसने पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि उसने जेस का भरोसा फिर से जीता और उसे वही नेकलेस गिफ्ट किया जो उसे पहले पसंद था, लेकिन इस बार उस नेकलेस में एक खास चिप छिपी हुई थी। जैसे ही जॉर्ज ने सॉफ्टवेयर एक्सेस किया, उस चिप ने उसका पासवर्ड हासिल कर लिया और जरूरी डेटा कॉपी कर लिया। यह सुनकर जेस की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन जॉर्ज और उसके आदमी हंसने लगे। उन्हें यह कहानी झूठ लगी। तभी जॉर्ज ने खुलासा किया कि जेस कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। उसे पता था कि जेस सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। जेस ने भी सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह जॉर्ज की महंगी घड़ियां चुराने के इरादे से उसके करीब आई थी। यह सुनकर निकी भी हैरान रह गया। अब दोनों की चालें उन्हीं पर भारी पड़ चुकी थी। जॉर्ज ने फिर अपने बटलर से पूछा कि आखिर निकी ने सॉफ्टवेयर चुराया कैसे, लेकिन इससे पहले कि निकी कुछ कहता, बटलर ने अचानक गोली चला दी। गोली सीधे निकी के सीने में लगी। यह देखकर जॉर्ज घबरा गया। उसे डर था कि अगर हत्या का मामला उसके सिर आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। वह तुरंत वहां से भाग निकला। जेस रोने लगी, लेकिन बटलर बिल्कुल शांत था। उसने कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, असल में वह निकी का आदमी था। उसने गोली ऐसी जगह मारी थी जहां जान का खतरा न हो। उसने तुरंत घाव का इलाज किया और कुछ ही पलों बाद निकी ने अपनी आंखें खोल दी। ये एक बेहद जोखिम भरी योजना थी, लेकिन कामयाब रही। उनके सामने पैसों का बड़ा ढेर पड़ा था। तीनों वहां से निकल गए। बाद में पता चला कि निकी बचपन से अनाथ था और इसी आदमी ने उसे पाला था। उसी ने निकी को हर चाल और हर धोखे का खेल सिखाया था। उसका एक ही नियम था, भावनाओं को कभी अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। लेकिन इस बार निकी सचमुच जेस से प्यार करने लगा था, इसलिए बटलर सारा पैसा लेकर चला गया और निकी को खाली हाथ छोड़ दिया। जब निकी जेस के साथ अस्पताल जा रहा था, तभी उसकी नजर जेस के हाथ में चमकती हुई एक घड़ी पर पड़ी। यह जॉर्ज की बेहद कीमती घड़ी थी। निकी ने जेस की तरफ देखा, जेस ने निकी की तरफ देखा और दोनों मुस्कुरा दिए। दुनिया चाहे कहीं भी हो, उनकी चालाकी और हाथ की सफाई उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।